नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत एक अहम खबर के साथ में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत एक मेगा शो किया। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्टेडियम में मौजूद लोगों और वीडियो कॉल के जरिए देश भर को संबोधित भी किया और तमाम लोगों के सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि चौकीदार ना कोई व्यवस्था है, ना कोई यूनिफॉर्म की पहचान, ना कोई चौखट में बंधा हुआ एक व्यक्ति है, बल्कि एक स्पिरिट है, एक भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान मैंने ही लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व दे रहे हो, मतलब आप एक चौकीदार बैठा रहे हो। मैं कभी जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में उनकी सरकार ने गड्ढे भरने का काम किया है। अब अगले 5 साल में बुलंद इमारत खड़ी करनी है। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि बालाकोट हमला उन्होंने नहीं बल्कि देश के जांबाज सैनिकों ने किया, सेना ने किया। ग्वालियर से शिवराज सिंह चौहान की ओर से शकुंतला सिंह परियार ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछा, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश लूटा उन्हें पाई पाई लौटानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ऐसे लोगों को जेल के दरवाजे तक उन्होंने पहुंचाया। कोई जमानत पर है, 2019 के बाद ये सब जेल के अंदर होंगे। जो ये भागते हैं उन्हें अब डर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सवालों के जवाब के दौरान विरोधियों को निशाना तो बनाया ही, साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों का बखान किया। आखिर इंसान है कौन? चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है। समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा नहीं निभाएगा, एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा। और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। इधर रायपुर के बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में भी मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद देखा और सुना गया। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश सह संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा समेत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चौकीदार के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान एकात्म परिसर में मैं भी चौकीदार और मोदी मोदी के नारे लगे। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मैं भी चौकीदार लिखा टी-शर्ट पहनकर, टोपी पहनकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर में 500 से ज्यादा जगह अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम की शुरुआत की। अभी हम एकात्म परिसर में उपस्थित, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित है। रमन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, वो यहाँ मौजूद है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो है सौदान सिंह उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता हैं जो
मैं हूं चौकीदार की टोपी पहने हुए हैं और कुछ टी शर्ट पहने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ चौकीदारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिन लोगों को संबोधित कर रहे थे उन लोगों को इन्होंने सुना और रमन सिंह के संबंध में हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना है सबसे बड़ा चौकीदार देश की सुरक्षा की जवाबदार, देश को आंतरिक और बाह्य स्थिति में मजबूत करने की जवाबदारी और देश को सचेत और जागृत करने की जवाबदारी जिस व्यक्ति के ऊपर है उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, जो बिल्कुल देश के 130 करोड़ लोगों का सुरक्षा की गारंटी लेता है, स्थायित्व की गारंटी लेता है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को जगाने का काम भी करता है। तो उस व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा चौकीदार कहने में दिक्कत नहीं है। एक प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होनी चाहिए और एक चौकीदार की भूमिका में जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार को पर्दाफाश किया है, आज पिछले 5 वर्षों के माननीय मोदी जी के कार्यकाल से पूरे देश का एक एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने के लिए है। चौकीदार उस कार्यक्रम में आप लोग खुद आए हैं कि आपको बुलाया गया था? क्या हम लोग अपने से खुद आए हैं सर। क्या महसूस कर रहे हो यहाँ पर? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है प्रोग्राम को सुनने के बाद कि मैं भी चौकीदार हूँ। उनको क्या जनता मतलब क्या कुछ ऐसे लोग थे कि चौकीदार को कुछ महत्व ही नहीं दिया करते थे कि हम उन पर तत्पर उनकी सेवा के लिए खड़े रहते थे, बट वो हमको समझते नहीं थे। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चौकीदार शब्द का प्रयोग किया है वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय शब्द है। मोदी जो देश के जो लूटने वाले लोग हैं, जेल में जो गलत काम करने वाले हैं, देश में जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, उन पर जिस तरह से कड़ाई कर रहे हैं, एक चौकीदार का भी काम होता है। वो अपने चौकीदार अपना जो काम को पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और आज उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता चौकीदार बनकर खड़ा हुआ है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को ग्वालियर में भी सुना और देखा गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर की शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछा। शकुंतला ने पीएम मोदी से पूछा कि भ्रष्टाचार किस तरह से रुकेगा और आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। इस पर पीएम मोदी ने शकुंतला को जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद शकुंतला सिंह परिहार बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री से उन्हें उम्मीद है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम के संवाद से एक नया विश्वास पैदा हुआ। हर वर्ग के चौकीदारों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। मोदी जी से भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल पूछा था, उनसे किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे कड़ी मजबूती से वो इसका सामना करेंगे, ये सवाल था। उन्होंने पूर्ण तरह से हमें आश्वस्त किया है कि वो पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार को भारत देश से निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी के संवाद ने देश के करोड़ों करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा किया है और जिस ढंग से उन्होंने समाज के हर वर्ग के चौकीदारों को सवालों के जवाब दिए हैं, उससे लगता है कि कोई भी समस्या उनसे अछूती और अनदेखी नहीं है और हर एक के समाधान के लिए वो प्रयत्नरत रहे हैं और 5 साल में भारत को और बहुत आगे ले जाएंगे। हमको ये प्रेरणा भी मिली कि अब तक जो हो गया वो हो गया, अगले 5 साल में भारत कहाँ होगा उसका विजन भी उन्होंने यहाँ हमारे सामने रखा है, स्पष्ट किया है। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी न्याय यात्रा का आगाज दंतेवाड़ा के किरंदुल से कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू किया। कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस यात्रा में रोजाना कई सभाओं का आयोजन होगा। इलाके के बैलाडीला से यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSCI के कार्यकर्ता इन सभाओं के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे कांग्रेस सरकार उनको पूरे कर रही है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र में सरकार बनने पर गरीबों के लिए न्यूनतम आय की स्कीम के वायदे को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को सही न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेल के साथ NMDC को भी चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सभी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में करवानी होंगी।
भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में केंद्र और पूर्व की रमन सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लोगों से छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की गई। 5 करोड़ गरीब लोग जो सबसे गरीब हैं, उन्हें 72,000 रुपया सालाना हम लोग देंगे। और ये बात घर घर पहुंचाने के लिए हमारे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, NSY के बच्चे यहाँ से निकले हैं न्याय यात्रा लेके, ताकि गरीबी से लड़ सकें, देश में कोई गरीब न रहे। ये कांग्रेस की सोच है, राहुल गांधी की सोच है। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी निकलती है और परीक्षा नागपुर में होगा, ये नहीं चलेगा। आपको परीक्षा केंद्र खोलना है तो जगदलपुर में खोलिए, रायपुर में खोलिए, दुर्ग में खोलिए, बिलासपुर में खोलिए। यदि नौकरी निकलती है बैलाडीला में, किरिंदुल में, तो फिर परीक्षा भी यही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत गरियाबंद जिले के देवभोग से की और आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने 2 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कर्ज लेकर जनता का कर्जा माफ किया, जबकि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल प्रदेश को दिवालिया करने का काम किया। भूपेश रोके नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ का केरोसिन कोटा कम करने और गरीबों के दाल भात सेंटर में दिए जाने वाले चावल पर रोक लगाने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही सीएम ने चौकीदार चोर के नारे लगवाए। इधर सीएम भूपेश बघेल बस्तर के बाग मोहलई पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही पीएम मोदी के चौकीदार अभियान पर भी निशाना साधा। यहाँ के लोगों के साथ छल किया गया है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पेयजल की व्यवस्था पिछली सरकार ने नहीं किया, बिजली की व्यवस्था नहीं किया है और यहाँ के भोले भाले लोगों को केवल भलाने फुसलाने का काम हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बालोद के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुसुम कसा पहुंचे और चुनावी सभा में शामिल हुए। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अमरजीत सिंह भगत, राजेश तिवारी और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद भी इस मौके पर मौजूद थे। सीएम ने अपने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार राज्य में सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब मल्ल 72,000 रुपया प्रति वर्ष दे जाए, 6,000 रुपया महीना और साल में 72,000 रुपया। अतेक बड़ी योजना दुनिया में कहीं लागू नहीं हुए। रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल में घोटाले के आरोपी डॉक्टर पुनीत गुप्ता अब एक नए मामले में फंस गए हैं। डॉक्टर गुप्ता की डिग्री पर सवाल उठा है। डॉक्टर गुप्ता की डिग्री के संबंध में पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल तक को शिकायत की गई। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर गुप्ता ने नियम के मुताबिक तय समय से पहले अपनी डिग्री पा ली थी। रायपुर के डीकेएस अस्पताल के घोटाले के आरोपी डॉक्टर पुनीत गुप्ता की डिग्री पर सवाल उठे हैं। इस मामले में की गई शिकायत के अनुसार डीकेएस के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने अक्टूबर 1999 में रायपुर मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए एडमिशन लिया। शुरुआत में उन्होंने रेडियोथेरेपी की सीट ली। 4 माह बाद फरवरी 2000 में वे जनरल सर्जरी में आ गए। 5 महीने बाद जुलाई में उन्होंने जनरल सर्जरी की सीट भी छोड़ दी और जनरल मेडिसिन सीट से पीजी करने लगे। आरोप है कि रसूख के बल पर वो पीजी कोर्स के दौरान लगातार सीट बदलते रहे। परीक्षा के दौरान इन तीनों विभागों का अनुभव एक साथ जोड़ दिया गया। उनकी पीजी कोर्स के ऊपर हमने शिकायत किया है कि उन्होंने पीजी कोर्स के लिए 3 बार अपने सब्जेक्ट चेंज किए। पहले रेडियोथेरेपी में गए, उसके बाद जनरल सर्जरी विभाग में गए और उसके बाद में वो एमडी मेडिसिन में गए। कोर्स उनको 3 साल में पूरा करना था, तो उन्होंने 2 साल 4 महीने में कोर्स पूरे कर लिया, उनको डिग्री मिल गई। इसकी हमने शिकायत की। पीजी की परीक्षा के दौरान डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने मेडिसिन विभाग में 2 साल 4 महीने की पढ़ाई की थी, जबकि नियमानुसार पीजी की डिग्री पाने के लिए संबद्ध विभाग में 3 साल की पढ़ाई करनी होती है।
डीएमई SL आदिले बता रहे हैं कि केवल एलाइड सब्जेक्ट होने के दौरान ही तीनों के अनुभवों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट एलाइड नहीं थे। नियम ऐसा है कि अपने को 3 साल से एक दिन भी कम होगा तो आपकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होगी, सवाल ही नहीं उठता। आपको 3 साल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक आध महीने जो परीक्षा में जो लग जाता है वो अलग बात है, लेकिन आपको 36 महीने तो पीजी के लिए करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। जनरल मेडिसिन में एडमिशन के दौरान पुनीत गुप्ता को प्री पीजी परीक्षा में 610 नंबर मिले थे, जबकि उनसे अधिक नंबर वाले छात्रों को नेत्र रोग, ENT और एनेस्थीसिया में सीटें मिली थीं और उन्हें अपने विभाग की सीटें परिवर्तित करने का मौका नहीं दिया गया। इधर मेडिकल काउंसिल द्वारा अनुमति प्राप्त सीटों की संख्या में भी गड़बड़ी की आशंका है, ये भी जांच करने पर ही साफ होगा। DKS अस्पताल में हुई गड़बड़ी के बाद अब डॉक्टर पुनीत गुप्ता के डिग्रियों पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किस तरह डॉक्टर पुनीत गुप्ता 2 साल 4 महीने में ही अपनी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। इसकी शिकायत MCI के साथ साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी को भी हुई है। देखना होगा कि जांच में क्या केवल डिग्रियों की जांच होगी या उस समय किस किस की संलिप्तता थी उसके बारे में भी पड़ताल की जाएगी। कैमरामैन अनिल लांगरे के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। तेलीबांधा नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चाकूबाजी हो गई। दुकान में घुसकर कपड़ा व्यापारी को चाकू मारा है। 10 से 12 बदमाश बताए जाते हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। व्यापारियों ने तेलीबांधा थाने का घेराव कर दिया। जबरन वसूली से नाराज व्यापारियों ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। तेलीबांधा नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चाकूबाजी हुई है। 10 से 12 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी तहसीन, क्या हुआ है वहां? पुनीत जी, देखिए नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तेलीबांधा इलाके में। यहाँ पे महामाया कलेक्शन की एक दुकान है कपड़े की। वहाँ के मालिक हैं पंकज प्रेम चंदानी। ये आज अपनी दुकान पे अभी बैठे थे। करीब 7:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये बैठे हुए थे, तभी 10 से 12 लड़के वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने वो कपड़े देखे। कपड़े देखने के बाद उन्होंने बोला कि जबरन उधारी करो, तो उन्होंने उधारी करने से मना किया। तो उसके बाद जो बाहर लड़के खड़े थे वो भी अंदर आ गए और अंदर आने के बाद उनसे काफी हुज्जत हुई। हुज्जत होने के बाद उनमें लड़कों ने वो दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद उनमें से जो बदमाश थे 10 से 12 की संख्या बताई जा रही है, उनमें से किसी ने उनके चेहरे पे, जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो चेहरे पे जो उसके 2 से 3 बार जो ब्लेड नुमा या चाकू नुमा कोई चीज मारी है, उससे काफी वो गंभीर घायल हो गए। उसके बाद वो सभी स्थानीय जो वहाँ के जो व्यापारी थे वो सब उसको अस्पताल पहुंचाया, जहाँ पे उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। इसमें ये बात भी सामने आई है। उसके बाद सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की और बंद करने के बाद सभी तेलीबांधा थाने पहुंचकर वहाँ पे थाने का घेराव कर दिया और वहाँ पे उन्होंने इस बात की मांग की कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बदमाशों ने वहाँ मारपीट की है। उसके बाद उसकी भी शिकायत तेलीबांधा थाने में की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बदमाशों के हौसले जो इलाके में बुलंद हैं और जिसकी खामियाजा जो है स्थानीय व्यापारियों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। जो अभी फिलहाल यहाँ पे काफी गहमा-गहमी का माहौल है। थाने में जो व्यापारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसील इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी में चाकूबाजी हुई है। 10 से 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर इस समय काफी आक्रोश है जो पीड़ित व्यापारी उनके द्वारा। इधर बहुचर्चित मॉडल आंचल यादव हत्याकांड पर आखिरकार पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने आंचल के भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आंचल के चरित्र से उसका भाई परेशान था और उसने ही आंचल का मर्डर किया। मॉडल का भाई ही निकला उसका हत्यारा। बहन के चरित्र से परेशान होकर किया मर्डर। हत्या के बाद शव को फेंक दिया था नहर में। आंचल की कार में मिले फिंगरप्रिंट से खुलासा, पिता ने आंचल के नाम कर दी थी प्रॉपर्टी। लाश पॉलिथीन से किया पैक ताकि खून न लगे। पुलिस की जांच में बार बार बयान बदल रहा था भाई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शख्स है जिसने अपनी सगी बहन की हत्या को अंजाम दिया। दरअसल पेशे से ड्राइवर सिद्धार्थ यादव अपनी मॉडल बहन आंचल यादव के चाल चलन से काफी परेशान था।
और अपनी बहन की इसी करतूत से उसे समाज में बेइज्जती महसूस होने लगी थी। इसी बात को लेकर अक्सर भाई बहन में विवाद होता गया। बहन को क्या पता था कि भाई का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि उसकी जान ही चली जाएगी। 25 मार्च का दिन आंचल के लिए आखिरी दिन साबित हुआ, जब सिद्धार्थ ने आंचल के ऊपर चाकू से हमला कर उसका गला घोंट दिया। पुलिस को भाई पर शक आंचल की कार में मिले फिंगरप्रिंट से हुआ। पूछताछ के दौरान आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि विवाद के दौरान चाकू से तथा गला दबाने के दौरान मृतका की मृत्यु हुई। शव को ठिकाने लगाने के लिए भाई ने आंचल के शव को तांदुला नहर में फेंक दिया। पुलिस को जब आंचल का शव तैरता हुआ मिला तो शव बाहर निकाला गया। आंचल के पेट में चोट के निशान थे और गर्दन पैर में रस्सी बंधी हुई मिली। दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता की माने तो अंधे कत्ल को सुलझाने के लिए काफी मेहनत की गई थी। पुलिस की माने तो घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद अहम सबूत मिले, जिसके बाद भाई की पोल खुल गई। शव को उसी की कार की डिक्की में डालकर धमतरी से थोड़ा दूर बालोद गहन के पास गंगरेल नहर में उसका शव अंधेरी रात में डाल दिया गया। आंचल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने पर पता चलता है कि खुद आंचल ग्लैमरस तो थी ही, साथ ही उसके साथ कई आईपीएस अधिकारी भी जुड़े हुए थे। एक रेंजर को ब्लैकमेल करने के आरोप में आंचल को जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे में बहुत से सवाल अधूरे दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद आंचल यादव के जाने के साथ ही दफन हो गए हैं। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।